ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैसे एक डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, समझना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो थोड़े ट्रिकी आते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर मास्टर करना है तो बेसिकली पास्ट पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, थ्योरी पढ़ने से या लर्निंग करने से ज़्यादा पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अच्छा, अब हमने अक्सर देखा है कि हमारे पास इस तरह करके अंडर रूट्स होते हैं बहुत सारे नंबर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के। 4 का हो जाता है 2, अंडर रूट 9 का हो जाएगा हमारे पास 3, या कोई किसी का भी अंडर रूट 3 का हमारे पास पॉइंट्स पे कुछ आंसर आ जाएगा। ओके, बट हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं लाइक -4 हो गया, -9 हो गया, इसका हम लोग अंडर रूट अक्सर लिखते थे एरर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया कि जो अंडर रूट -1 है उसको एक इमेजिनरी वैल्यू दे दी जिसको हम बोलते हैं आयोटा, और रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको इस तरह के आई से। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता किस तरह दिखता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का एक नंबर होता है, सही है, और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है रियल कंपोनेंट और एक हमारे पास होता है इमेजिनरी कंपोनेंट। सही है। अब रियल कंपोनेंट का जो ए और बी होता है वो दोनों जो है इंटीजर हो सकते हैं, आपका रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास इमेजिनरी कंपोनेंट के साथ हमारे पास लगा हुआ होता है इधर एक आई, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो है इमेजिनरी कंपोनेंट है, और आई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। सही है। अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ के ज़रिए इस तरह रिप्रेजेंट होता है कि हमारे पास एक नंबर है 3 + 2i। अब एक्स एक्सिस हमारा जो है वो रियल एक्सिस होता है, और इमेजिनरी एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होता है। अब हमने बोला हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, तो उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे कि हमने लिख दिया 3 + 2i। अब इसको पहले 3 हमारे पास रियल कंपोनेंट है, तो रियल में हमने 3 देखा, यहाँ मार्क किया। फिर इमेजिनरी हमारे पास नंबर जो है 2 है, +2 है, तो हम इमेजिनरी कंपोनेंट 2 में गए और ये हमारा पॉइंट मार्क हो गया 3 + 2i। अब अगर मैं एक पॉइंट बोलता हूँ 5 + 6i मुझे मार्क करना है, तो 5 मेरे पास रियल कंपोनेंट है, मैं 5 से गया ऊपर की तरफ, सही है। फिर मैंने बोला 6i है, तो इमेजिनरी में मैं 6 में गया और यहाँ मेरा पॉइंट मार्क हो गया कौन सा, 5 + 6i। सही है। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी याद रखने वाली है या समझने वाली है, जिससे कैलकुलेशन जो है क्विक हो जाती है, ईजी हो जाती है। वो ये है कि हमें ये तो पता है कि हमारे पास i जो है वो -1 होता है, सही है, और i² माइनस आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो i² हमारे पास -1 हो जाएगा। क्यों? तो अगर हम बोलते हैं i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, अगर हम स्क्वायर बोथ साइड्स करें तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा i², और यहाँ पर अंडर रूट और स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा -1। सही है, सही। इसके बाद हमारे पास आता है i³। i³ के केस में क्या होता है, i³ के केस में ये होता है हमारे पास i³ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ i² और i। तो i² हमारे पास जो है वो यहाँ से आ गया -1, और i हमारे पास यहाँ से आ गया अंडर रूट ऑफ -1। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा -1 अंडर रूट -1, या अंडर रूट -1 भी लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है i⁴, जो कि कॉम्बिनेशन होता है i² और i² का। तो i² होता है -1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 1 बन गया। तो बेसिकली i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, i² इज इक्वल टू -1, i³ इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -1, और i⁴ इज इक्वल टू 1। सही है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ओके, तो पहला है एडिशन। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होते हैं जिस तरह से हम अलजेब्रा में
एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करते थे। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस बी आई, हम उसे एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों रियल कंपोनेंट्स को कंबाइन कर देंगे। हमारे पास a प्लस सी आ गया और दोनों इमेजिनरी कंपोनेंट्स को एक साथ लिख देंगे, b प्लस डी आई आ गया। तो a प्लस सी कंबाइन किया, a प्लस सी बन गया। और मैंने i को कॉमन ले लिया और b प्लस डी को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास a प्लस सी प्लस आई b प्लस डी बन गया। इसी एक एग्जाम्पल ये रही, हम लिखा 3 प्लस 2i और 9 प्लस 4i, सही है। इसको एक्सपैंड किया, 3 प्लस 2i प्लस 9 प्लस 4i बन गया। 3 और 9 को कंबाइन कर दिया, लाइक टर्म है तो 12 हो गया, और 2i और 4i को कंबाइन कर दिया तो 6i बन गया। अगली एग्जांपल है, हमने क्या किया कि 5i प्लस 4 प्लस 2i को एक्सपैंड किया, 5i और 2i कंबाइन हो गया, हमारे पास 7i बन गया, 4 हमारे पास 4 डायरेक्ट बन गया, सही है। इसके बाद हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही है, हम एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो दोनों -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी आई माइनस सी माइनस डी आई। रियल कॉम्पोनेंट्स को हमने एक साथ लिख दिया तो a माइनस सी, इमेजिनरी कॉम्पोनेंट्स को हमने एक साथ लिख दिया बी आई माइनस डी आई, तो a माइनस सी, आई कॉमन आ गया, b माइनस डी हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। हमने लिखा बोला हमारे पास है 4 प्लस 3i माइनस 5 प्लस 2i। हमने किया इसको एक्सपैंड, 4 प्लस 3i माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 5 माइनस 2i। लाइक टर्म्स कंबाइन हुई, 4 माइनस 5 इज़ -1, फिर इमेजिनरी कंपोनेंट्स कंबाइन हुए, 3i माइनस 2i इज़ i। अगली एग्जाम्पल है 7i माइनस 5 माइनस 2i। 7i माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 जो है -5 बन गया, -2i प्लस 2i बन गया, 7i प्लस 2i 9i बन गया, और -5 जो है -5 रह गया। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में भी वही अलजेब्रिक मेथड यूज़ होगा कि दोनों कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। तो a जब c से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया ac, फिर a डी से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया a डी। उसके बाद जो है bi c से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आ गया b c i, फिर bi जो है डी से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आ गया b डी आई स्क्वायर। हमने ऊपर सीखा था कि आई स्क्वायर जो है -1 होता है, क्यों? क्योंकि i जो है होता है √-1, दोनों जगह को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आई स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बन जाएगा। तो आई स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1, तो जो प्लस बी डी आई मल्टीप्लाई बाय -1 था वो माइनस बी डी बन गया। हमारे पास लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे हम, ये रियल कंपोनेंट है, ये भी रियल कंपोनेंट है क्योंकि इसके पास आयोटा का साइन नहीं है, तो ये रियल कंपोनेंट हो गया बी डी। दोनों को कंबाइन किया, फिर आयोटा बाकी में कॉमन लिया और इमेजिनरी को भी कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दिया। ओके, इसके बेसिक एग्जांपल्स भी हैं दो। 3 माइनस 8i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2i, 3 1 से मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2i से मल्टीप्लाइड बाय 6i, 8i माइनस 8i 1 से मल्टीप्लाई बाय -8i, -8i 2 से मल्टीप्लाई बाय -16i स्क्वायर। आई स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, तो -16 इंटू -1 जो बन गया +16। 3 + 16 हमने लिख दिया 19। इमेजिनरी कंपोनेंट के केस में 6i माइनस 8i हमने लिख दिया -2i। ओके, अगली एग्जांपल हमारे पास आ गई 24 माइनस i मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2i। हमने लिख दिया 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 120, तो मेरा 24 मल्टीप्लाई बाय -2i इज़ -48i, माइनस i मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ -5i, माइनस i मल्टीप्लाइड बाय -2i स्क्वायर इज़ +2, माइनस माइनस प्लस बन गया, 2i स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, तो +2i स्क्वायर जो है -2 बन गया। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 120 माइनस 2 इज़ 118 एंड -48 इंटू -5 इज़ -53। सही है। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन
देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर मैं कहता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मेरे पास a एंड b और दोनों इक्वल है, तो ये ऑप्शन नहीं है कि कोई एक कंपोनेंट जो है दोनों का इक्वल है। फॉर एग्जांपल दोनों का सिर्फ रियल कंपोनेंट इक्वल है या दोनों का सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट इक्वल है। ये एक मस्ट बात है कि दोनों का इमेजिनरी और रियल दोनों ही इक्वल होना चाहिए। तो इस वजह से अगर मैं बोलता हूँ कि a और b कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, a कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी माइनस ई आई है और b जो है वो है f माइनस जी और उसका f माइनस जी इसका रियल कंपोनेंट है, h प्लस जेड उसका इमेजिनरी कंपोनेंट। तो दोनों का रियल कंपोनेंट यानी c और f माइनस जी जो है इक्वल होगा ही होगा, और d माइनस ई और h प्लस जेड भी इक्वल होगा ही होगा। सही। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट कैसे होता है? अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, तो उसका कॉन्जुगेट हम रिप्रेजेंट करेंगे a स्टेरिक से या स्टार से या जो भी बोलें इसको। b का कॉन्जुगेट होगा b स्टेरिक। ठीक है, ओके। अब कॉन्जुगेट होता क्या? अब अगर मेरे पास है एक नंबर 4 प्लस 6i, तो मैं क्या करूँगा, जो रियल कंपोनेंट है मेरा वो सेम रहेगा और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसकी साइन जो है रिवर्स हो जाएगी। ये +6 है तो ये -6i हो जाएगा। इसी तरह यहाँ मेरे पास एक और एग्जांपल लिखी हुई है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 3 + 2i, मेरे पास रियल कंपोनेंट में 3 है, मैं 3 को सेम रखा। इमेजिनरी कंपोनेंट में मेरे पास है 2i, तो जो +2i था वो बन गया रिवर्स होके साइन -2i। यहाँ मैंने लिख भी दिया, टू डिटरमिन द कॉन्जुगेट जस्ट फ्लिप द साइन ऑफ द इमेजिनरी कंपोनेंट। सही है। अच्छा, अगली एग्जांपल मेरे पास आ गई कि z = i-2, तो मेरे पास i जो है इमेजिनरी कंपोनेंट हो गया, तो इसकी साइन मैंने फ्लिप कर दी, +i से -i, और रियल कंपोनेंट मेरा -2 से -2 ही रहा, उसकी साइन सेम रही मेरे पास। सही। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ओके, हमने ये काम सर्ड्स में भी किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो सर्ड्स जो है, अगर मैं बोलता हूँ डिवाइड हो रहे हैं आपस में, लाइक मैंने लिखा √3 माइनस i अपॉन √8, या मैंने लिखा कि 2√2 + 3। तो मैं क्या करता था कि जो डिनोमिनेटर वाला सर्ड होता था वो सेम कॉपी करता था, सिर्फ उसके बीच का जो साइन था वो फ्लिप कर लेता था। सही है। और उसको मिला के एक सर्ड बनाने की कोशिश करता था। ये पूरे जो दो अलग अलग सर्ड्स थे मेरे पास, उसको कंबाइन करके एक सर्ड की फॉर्म में ला रहा था, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह की फॉर्म में लाने की कोशिश करता था ताकि वो पूरा एक सर्ड बन जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी यही होता था। सही। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है a + bi, a है c - di। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, अब c + di का हम कॉन्जुगेट लेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। सही। अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, एल्जेब्रिक की तरह होती है। ये हो जाएगा ac - adi, फिर ये हो जाएगा +bci - bdi²। अच्छा, ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर की बात। तो मैंने ये चीज़ पूरी यहाँ लिख दी है। अब हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी कि a + b जो है कंबाइन होके हो जाता है a² - b²। हम वो आइडेंटिटी यहीं जो है लगा रहे हैं। अब वो आइडेंटिटी हम लगाते कैसे हैं? मेरे पास लिखा हुआ है c + di × c - di। ठीक है, तो यहाँ मेरा ac हो गया और b जो है वो di हो गया। तो मैंने इसको a² - b² की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिख दिया c² - di²। ओके, अब यहाँ जब मैं पहुँचा तो
यहाँ पर मैं दोनों आई स्क्वायर्स को पहले -1 कर दूँगा, तो ये आई स्क्वायर जब -1 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर -1 हुआ तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और जब यहाँ आई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो डी आई होल स्क्वायर बेसिकली बन जाता है डी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब मैंने ये काम कर लिया तो उसके बाद मेरे पास ये वाली टर्म बन गई कि ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई, और जो माइनस बी डी आई स्क्वायर था वो प्लस बी डी आई बन गया, बी डी बन गया, और जो सी स्क्वायर माइनस जो डी आई होल स्क्वायर था वो माइनस डी स्क्वायर बन गया। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा सी प्लस डी स्क्वायर, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर था उसमें हम वही काम करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में ले लेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, हम लाइक टर्म्स को साथ में ले लेंगे दोनों और कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास हो गया ए सी प्लस बी डी, और आई कॉमन लेके बी सी माइनस ए डी, या माइनस ए डी प्लस बी सी, दोनों एक ही बात होती है, सही है। यहाँ मैंने स्टेप्स भी लिख दिए वर्डिंग्स में, ताकि अगर समझ नहीं है कि क्या हुआ तो यहाँ ईजी हो जाएगा। मैं लिख दिया मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास दोनों जगह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, दोनों को एल्जेब्रिकली जैसे मल्टीप्लाई करते थे वो कर लेंगे, और फिर जो हमारे पास फाइनल ये बनेगा उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, सही। इसी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 + 2i डिवाइड बाय 1 - 2i। हमने क्या किया, सिंपल किया, लिया डिनोमिनेटर, उसके कॉन्जुगेट से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई जब कर पहले इसको एक टर्म बनाएंगे, पूरी सिंगल टर्म बनाएंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 3 + 6i, या मैंने पहले ओके सही, मैंने मल्टीप्लाई किया 3 और 3 को 2i से मल्टीप्लाई किया 6i, उसके बाद 2i 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया 2i, और 2i से मल्टीप्लाई हो गया तो 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है तो 4i स्क्वायर बन गया -4, सही है। और नीचे हमने लिख दिया 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 यहाँ था, और 2i होल स्क्वायर, 2i होल स्क्वायर हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर का आई का स्क्वायर हो गया -1, तो 4 × -1 इज़ -4, तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस, और ये पूरा -4 बन गया। हमने इसको कंबाइन किया, 3 - 4 इज़ -1, 6 - 2i इज़ 4i, 1 - -4 इज़ 5। इसको हम सिंगल टर्म में हमने बना लिया, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये हमारा हो गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हमने अब तक एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, हमने सीखा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट दोनों सेम है, सही। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है सॉल्विंग स्क्वायरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको स्क्वायर भी हम लोग वही अलजेब्रिक मेथड से होता है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो हम बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। हम उसी से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + bi होल स्क्वायर, तो हम इसको किस तरह एक्सपेंड कर देंगे, हम लिखेंगे a² + 2ab दूसरी टर्म हो गई प्लस bi का होल स्क्वायर। यही चीज़ मैंने नीचे भी लिख दी है, तो a का होल स्क्वायर बन गया a² + 2abi हो गया सेकेंड टर्म, और हमारा bi होल स्क्वायर बन गया -b स्क्वायर। क्यों, b का हो गया b स्क्वायर और i का स्क्वायर हो गया -1, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो -b स्क्वायर हो गया। ओके, हमने लाइक टर्म्स को एक जगह कर लिया, तो a² - b² + 2abi। एग्ज़ाम में शॉर्टकट के लिए हम लोग ये भी याद कर सकते हैं डायरेक्टली कि a + bi होल स्क्वायर का जो एक्सपेंड करके जो बनेगा वो बनेगा a² - b² + 2abi, सही है।
तो हम डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है यहाँ, यही वाली एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ डायरेक्ट। मैं बोला 3 + 2i होल स्क्वायर मैं लिखूँगा। मैंने लिया पहला टर्म 3, उसका स्क्वायर 9, b मेरा ये हो गया, तो -4 + 2 मेरे पास a हो गया 3, b हो गया 2 और i मैं लिख दिया। तो मेरे पास हो गया 9 - 4 मेरे पास हो गया 5 + 2abi हो गया हमारे पास 12i। ठीक है, तो हमारे पास 5 + 12i आंसर आ गया, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ भी आना चाहिए है। हाँ सही। हम इसको एक्सपेंड किस तरह करेंगे, a² + 2ab है + 2ab + b², क्योंकि हमारे पास a हो गया ये वाला, ये b हो गया। हमने किया a² + 2ab + b²। सही है। हमने जो है 2i² बन गया 2 का स्क्वायर 4, i² बन गया -1, दोनों मल्टीप्लाई हो गया -4, 9 - 4 हमारे पास बन गया 5 और 12i सेम रह गया। अगली एग्जांपल 1 - 2i², तो इसकी आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर, तो ये खुलता था a² - 2ab + b²। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि a² तो 1 का स्क्वायर 1 - 2ab, तो -2 × 1 × 2i + 2i का होल स्क्वायर। 2i का होल स्क्वायर हमारे पास एक बार फिर से -4 बन गया, तो 1 - 4 इज़ -3 और -4i सेम रह गया। सही, ठीक है, सही। 3 प्लस हमारे पास क्या था 2i। सही है। अब हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब करते हैं तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बट एक लेंदी वर्किंग है, तो इसको जो है कोशिश करना कि 1 गो में समझ लें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम जब कैलकुलेटर में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट करके डालें, इस तरह अगर मैं कुछ भी डालूं कि मैंने लिखा 4 + 3i, तो कैलकुलेटर जो है मुझे एक एरर दे देगा, क्योंकि हम डायरेक्टली अंडर रूट इसका नहीं निकाल सकते। तो ये मसला सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अगर इसका डायरेक्टली अंडर रूट निकालेंगे तो भी हमारे पास एक इस तरह करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। तो हम बेसिकली इसका अंडर रूट निकालने की जगह इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं a + bi, और इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं आपस में। सही है, तो इससे हम a और b की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब मैंने लिखा फॉर एग्जांपल √a + bi, तो मैंने उसे कंपेयर किया एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, जिसमें मैंने वेरिएबल्स डाल दिए 2 मेरे रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट के लिए c और d, c + di लिख दिया मैंने। अब मैं इस दोनों को कंपेयर करूँगा, दोनों जगह स्क्वायर बोथ साइड्स किया, तो मेरे पास अंडर रूट और स्क्वायर मेरे पास जो है इस साइड पे कैंसिल हो गया, इस साइड पे ये एक्सपैंड हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा c² - d² + 2cdi, जो कि शॉर्टकट हमने ऊपर पढ़ा था स्क्वायरिंग करने का। सही है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सही है, अंडर रूट का साइन भी हट गया हमारे पास। अब हम इसके रियल कंपोनेंट को और इसका जो रियल कंपोनेंट है, अब ये पूरा रियल कंपोनेंट है क्योंकि इसमें कहीं भी आई नहीं है, ना इसमें आई है ना इसमें आई है, तो ये दोनों जो है रियल कंपोनेंट का ही पार्ट है। तो हम दोनों का रियल कंपोनेंट कंपेयर करेंगे और दोनों का इमेजिनरी कंपोनेंट ये आपस में कंपेयर करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उसको हम साइमल्टेनियस सॉल्व करके सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो कंफ्यूजिंग है क्योंकि जनरल केस है। अब मैं एक स्पेसिफिक केस पे आ जाता हूँ एग्जांपल लेके। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है √3 - 4 है। अब मैंने इसको एक इमेजिनरी वेरिएबल्स डाल दिया c + di से कंपेयर कर दिया मैंने। जब स्क्वायर बोथ साइड्स किया मैंने इसे, तो मेरे पास बन गया ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरे पास इधर, यहाँ मेरे पास होल स्क्वायर लग गया, तो मेरे पास c² - d² + 2cdi हो गया। अच्छा, अब जब मेरे पास ये आ गया तो मैंने इसको रियल कंपोनेंट और इसका रियल कंपोनेंट कंपेयर किया, इसका इमेजिनरी कंपोनेंट इसका इमेजिनरी कंपेयर कर दिया, तो 3 हो गया c² - d² के बराबर, और मेरा जो 4i है वो हो गया 2cdi के बराबर। अब जब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया
तो मैंने जो है इधर आई का साइन और आई का साइन काट दिया। ये मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो जाएगी कैंसिलेशंस की। ओके, तो मैंने लिखा -4i इज़ इक्वल टू 2cdi। आई और आई यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4। सही है, तो ये हो गया -2 इज़ इक्वल टू c और d बच गया इस साइड पे। अब मैंने लिखा -2 अपॉन c इज़ इक्वल टू d। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास जो है ये चीज़ बन गई। अब बेसिकली मैंने इसको सॉल्व किया इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और मेरे पास नीचे दो आंसर आ गए, c² + 1, c² - 4। अब c² इज़ इक्वल टू -1 जब आया तो √(-1) एक एक्चुअल नंबर नहीं है, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव नंबर है हमने बस उसको लिया, और c की वैल्यू निकल गई हमारे पास +-2। हमारे पास c की वैल्यू निकल गई, तो हम दोनों वैल्यूज़ के लिए उसको d में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम बोलेंगे अगर c 2 है तो d हो गया -2/2 जो कि -1 आ गया। अगर c -2 है तो d हो गया -2/-2 जो कि 1 आ गया। और हम दोनों पेयर्स जो है इस तरह लिखेंगे। अच्छा, अब इस लिखेंगे इसका आंसर किस तरह? हमें पता है जब c 2 है तो हमारे पास d जो है -1 आ रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो गया 2 + 2 - i, और एक हमारे पास हो गया -2 + i। अब हम देख सकते हैं इन दोनों में जो है प्लस माइनस का फ़र्क है। लाइक अगर मैं सेकंड वाले में माइनस कॉमन ले लूँ तो वो फर्स्ट वाले की तरह ही बन जाएगा, राइट? तो हम इसको एक साथ दोनों आंसर को कंबाइन करके लिख सकते हैं +-2 - i। सही है, तो हम इस तरह से जो है इसको लिख देंगे। तो हमने लिखा c + di इज़ इक्वल टू +-2 - i। तो बेसिकली c - di अगर इसके बराबर है, तो क्योंकि हमारा c + di किसके बराबर था? √3 - 4i के बराबर था, हमने इधर किया था यहाँ पर। तो इसी वजह से हमारा जो √3 - 4i की वैल्यू होगी वो हो जाएगी +-2 - i। ठीक है, सही है। तो ये हमारा हो गया √ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, ठीक है। अब फिर से कुछ बेसिक चीज़ें आ गई हैं, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसका कॉन्जुगेट, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इट्स कॉन्जुगेट। इसको भी अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि ये कॉन्जुगेट्स है तो इमेजिनरी कॉम्पोनेंट्स की साइन जो है फ्लिप हुई हुई होगी, ऑपोजिट होगी, तो इमेजिनरी कॉम्पोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो है ट्वाइस द रियल कॉम्पोनेंट रह जाएगा, 2 है। तो हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 है, राइट? एग्जाम्पल 3 + 4i + 3 - 4i, +4i - 4i कैंसिल हो गया, 3 + 3 इज़ 6। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2 × 3 6। यहाँ आ गया 1 + 2i 1 - 2i, -2i कैंसिल हो गया। तो वर्किंग करने की जगह मैंने डायरेक्ट जो है रियल कॉम्पोनेंट लिया और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर 2 लिख दिया। सही है। डिफरेंस में क्या होता है, दोनों की साइन फ्लिप हो जाती है कॉन्जुगेट की। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है उसकी वजह से रियल कॉम्पोनेंट की साइन जो है चेंज फ्लिप हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, और जो इमेजिनरी कॉम्पोनेंट होता है उसकी साइन सेम हो जाती है। तो इस केस में डिफरेंस में हमारा रियल कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाता है क्योंकि ऑपोजिट साइन होती है, और जो हमारा इमेजिनरी कॉम्पोनेंट होता है वो ट्वाइस हो जाता है, 2bi हो गया। तो इस केस में हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2bi, यानी ट्वाइस द इमेजिनरी कॉम्पोनेंट। यहाँ हमने किया 4 + 5i - 4 - 5i। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 5i - 4 + 5i। 4 और -4 कैंसिल हो गया, इमेजिनरी कॉम्पोनेंट हमने ट्वाइस कर लिया, तो 5i + 5i इज़ 10i। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें पता है ये डिफरेंस है कॉन्जुगेट नंबर्स का। तो डायरेक्ट मैंने जो है 2 × मेरा इमेजिनरी कॉम्पोनेंट लिख लिया, तो मेरे पास 6i आ गया डायरेक्ट। सही है, ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। सही। अच्छा,
मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होगी, बस एक छोटा सा फ़र्क है, जब हम इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा फ़र्क ये आ जाएगा कि जब हमने किया a इंटू ए तो a स्क्वायर हो गया, a इंटू माइनस बी आई किया तो माइनस ए बी आई हो गया, अब जब बी आई इंटू ए किया तो प्लस ए बी आई हो गया। तो इस केस में हमेशा हमारा ए बी आई और ए बी आई आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन होगी, और हमारा जो बी आई इंटू बी आई होगा प्लस बी आई इंटू माइनस बी आई वो बन जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर हो जाता है -1, तो ये जो -1 बन गया हमारे पास आई स्क्वायर की वजह से वो हो गया मल्टीप्लाई इस वाले माइनस साइन से जो कि बन गया प्लस, तो यहाँ ये और ये मिला के हो गया प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रह गया। तो हमारे पास कॉन्जुगेट और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये चीज़ डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 3 + 2i मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2i, 3 × 3 इज़ 9, यहाँ पर मैंने जो है 3 को -2i के साथ मल्टीप्लाई किया, -6i, -2i प्लस 2i इंटू 3 इज़ 6i, और प्लस 2i इंटू -2i इज़ -4 स्क्वायर। -6i प्लस 6i कैंसिल, 9 - 4i स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इज़ -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन इज़ प्लस, 9 + 4 हमारे पास 13 आ गया। ओके, तो ये पूरी वर्किंग स्किप करने के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमने जो है इसका रियल कंपोनेंट उठाया, इसका इमेजिनरी कंपोनेंट उठाया, डायरेक्ट सिर्फ नंबर उठाएंगे हम, इस केस में हम साइन नहीं उठाएंगे, और उसको दोनों को स्क्वायर कर दिया। हमने बोला 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर 100 आ गया। तो ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? सही है। ओके, अब हमारी अगली जो 3 वर्किंग्स हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाली। सही है। ओके, तो एक बात हम हमेशा याद रखेंगे कि whenever a quadratic equation is such that all coefficients involved are real, then the roots obtained will be conjugates of each other if the roots are complex। सही है। अब हम बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास जो है, हम अक्सर बोलते हैं ना, इमेजिनरी नंबर्स आ रहे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे होते हैं, जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं यूजली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ x² 2x² प्लस 3x प्लस 64, अब इसकी जो वैल्यूज़ होगी x की वो इंटीजर वैल्यूज़ नहीं होगी, वो जो है इमेजिनरी वैल्यूज़ होगी, रियल वैल्यूज़ नहीं होगी। तो अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिसके जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं, लाइक इधर x² का, इधर x का, और इधर जो कांस्टेंट वाला है पार्ट है, वो जो है सारे वो जो सारे जो है वो रियल हैं, तो उस केस में अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है बेसिकली, तो वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट ही होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है x² + 4x + 13, मैं लिखा, फार्मूला डाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यूज़ इनपुट की, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -4 प्लस माइनस √-36 × 2। हमारे से -36 जो हमारे पास बन गया 6i। क्यों? अच्छा, हमारे पास -36 क्या होता है? √(-1) मल्टीप्लाई बाय √36। इसको हमने ब्रेक डाउन किया, √(-1) हमारे पास आ गया i, और √36 हमारे पास आ गया 6, तो ये कंबाइन होकर बन गया 6i। तो यहाँ पर मैंने जो है -4 प्लस -6i लिख दिया अपॉन 2। जब इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास आता है -2 प्लस -3i। और हमको पता है जब किसी दो नंबर्स की सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट्स का साइन इक्वल होता है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। सही है। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे रियल होंगे, तो जो रूट्स हमें मिलेंगे, अगर वो रूट्स कॉम्प्लेक्स हुए तो वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स ही होंगे। सही है। ये बेसिकली थ्योरी से ज़्यादा लर्निंग वाला काम है। ये अक्सर सवालों में आता है कि आपको एक रूट दिया जाता है और आपको दूसरा रूट बताना पड़ता है, तो आपको उस केस में पता होना चाहिए कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट है और जो है वो सारे कोएफिशिएंट्स जो है रियल हैं, तो फॉर एग्जांपल वो बोल देंगे एक रियल इक्वेशन है जिसमें मेरे पास एक रूट है 2 + 3i।
आप दूसरा रूट बताओ, और ये गिवन दैट होगा आपको। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स जो थे वो रियल थे, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया, एक कॉम्प्लेक्स रूट दिया, दूसरा बताओ, तो आपको पता है कि दूसरा जो इसी का कॉन्जुगेट होगा, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, राइट। यूजुअली एक मार्क का पार्ट आ जाता है कि स्टेट द अदर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन। सही, इसको मैं फ़िलहाल 1 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूँ, पहले हम लोग जो है ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, हम आते हैं कि फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कॉम्प्लेक्स रूट्स आर गिवन। मैं बोला अगर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट दिए हुए हों तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊँ उससे। हमने इक्वेशन से रूट्स निकाल लिया, अब रिवर्स कैसे जाऊँ, रूट से इक्वेशन कैसे निकालूँ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है जिसे हमें याद करना रहता है, ये हमें रूट पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जो है सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स पे अप्लाई नहीं होता है, ये हमारी इंटीजर वैल्यूज़ जो है उस पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैंने किया x इज इक्वल टू 3 + 2i और 3 - 2i, तो अब हमें पता है कि दोनों कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर है, तो ये जो इक्वेशन बनाएंगे उसके कोएफिशिएंट्स सारे जो है वो रियल होने चाहिए। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा के x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² - सम ऑफ रूट्स में हमें पता था क्या करना होता है, जब कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का सम होता है तो हम जो है रियल वाले कंपोनेंट को ट्वाइस कर देते हैं, तो हमने यहाँ रियल वाले कंपोनेंट को ट्वाइस कर दिया। फिर हम प्रोडक्ट पे आए, हमें ये भी पता है कि जब प्रोडक्ट निकालते किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का, तो हम रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमने यहाँ वो ले लिया। तो हमारे पास आ गया x² - 6x प्लस ये आ गया 9, ये आ गया 4, तो ये बन गया 13 प्लस 13 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। सही है, ओके, ये हमारे पास आ गया, ये हमारी इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 + i, x इज इक्वल टू 3 - 4i। ओके, तो इस केस में हमें ये पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके जो दोनों कॉम्प्लेक्स उसके जो रूट्स होंगे वो जो है एक दूसरे कॉन्जुगेट्स नहीं है, जिसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, वो भी इमेजिनरी होंगे। सही है, तो हमने वही काम किया, x² - सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने जो प्रोडक्ट्स का सम लिया, दोनों रियल कॉम्पोनेंट्स को ऐड किया, 5 बन गया, दोनों इमेजिनरी को ऐड किया, -3i बन गया। इस बार प्रोडक्ट निकाला हमने, प्रोडक्ट निकाला तो 2 + i 3 - 4 आया, एक्सपेंड किया तो बना 6 - 8i प्लस 3i प्लस 4। सिंप्लीफाई किया पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास आ गया x² - 5 - 3i प्लस 10 - 5i। यहाँ हम ये नोट कर सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों रूट्स आपस में कॉन्जुगेट्स नहीं थे ईच अदर के, तो हमारे पास जो इधर रूट्स जो इधर कोएफिशिएंट्स आए वो भी नॉन रियल यानी इमेजिनरी आए, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। सही है, ठीक है, ये तो एक सारी बेसिक्स जो है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कवर हो गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। सिर्फ एक जो हमारे पास एक थ्योरी वाला पार्ट रह गया वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद हमारे पास सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आ जाती है जो कि हम मोस्ट प्रॉब्ली जो है अगली वीडियो में कर लेंगे। सही है, ओके, तो हमारे पास ये आता है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद नॉन रियल कोएफिशिएंट्स। ओके, हमने ये तो देखा जब रियल कोएफिशिएंट्स होते थे तो हम कैसे सॉल्व करते थे, अब नॉन रियल कोएफिशिएंट भी उसी तरह सॉल्व होते हैं, बस वर्किंग थोड़ी सी लेंथी होती है। अच्छा, अब हम यहाँ बोलते हैं इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सच दैट ऑल कोएफिशिएंट्स आर नॉट रियल, मतलब सारे कोएफिशिएंट्स रियल नहीं है। ये हो सकता है कि इसमें से 3 कोएफिशिएंट्स में से 2 रियल हो, 1 रियल नहीं हो। अगर सारे रियल नहीं है, अगर तीनों रियल नहीं है, लाइक अगर एक कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉम्प्लेक्स है, तीनों कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में हमारे पास जो 2 रूट्स आते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स नहीं होते। ठीक है, देन द रूट्स ऑब्टेन विल नॉट बी कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। सही, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है 2 - iz² प्लस 4 + 3iz प्लस -1 + 3i इज इक्वल टू 0। हमने जो है लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने जो है इस यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ इनपुट कर दिया। सही है, हमने 4 + 3i का होल स्क्वायर निकाला,
तो हमारे पास आ गया, हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया, a² - b² प्लस 2ab यह हमने लगा लिया, या हमने इस पूरे को जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया, इस पूरे टर्म को। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर, पहले मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने -4 × 2 हो गया -8, और -4 × -i हो गया +4i। फिर मैंने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो आ गया मेरे पास 8 - 24i -4i + 12i²। i² मेरा हो गया -1, तो इस वजह से +12i² मेरा हो गया -12। ठीक है, और जो नीचे हमारा 2 × 2 - i था, उसको भी हमने 4 - 2i बना दिया। बेसिकली ये सारी सिंप्लीफिकेशन वाला काम, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब इस पूरे को मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास नीचे बन गया 4 - 3i + √7 + 24i, और जो पूरा ब्रैकेट था मेरा अब ये बन गया। मैंने इसको जो है बाहर निकाला ब्रैकेट से, इसको सॉल्व किया, मेरे पास 3 - 4i बन गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अलग किया, मैंने यहाँ पहले प्लस की साइन के साथ लिया इधर इस तरफ, फिर माइनस की साइन के साथ लिया इस तरफ। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ तो मेरे पास था √3 - 4i, तो उसके लिए हमें इसका पहले अंडर निकालना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत लेंदी वर्किंग है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं। यहाँ आपका ऊपर सम वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है इधर इस तरफ, यहाँ आपका जो है स्क्वायरिंग वाला मेथड टेस्ट हो जाता है, यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन का मेथड टेस्ट हो जाता है। फिर जब आप नीचे आते हो, इस स्टेज पे पहुँचते हो, तो यहाँ आपका अंडर वाला भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। अब अंडर हम अलग से निकालते हैं। मैं अंडर रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने 3 - 4i का अंडर हमने ऊपर ही कहीं निकाला था। हाँ, ये एग्जाम्पल जो हमने निकाली थी, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आया था +-2 - i। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको इनपुट कर रहा हूँ कि √3 - 4i इज़ +-2 - i। तो मैं लिखूँगा -4 - 3i प्लस के साथ ले लूँगा 2 + i अपॉन 4 - 2i। ठीक है, और माइनस के साथ भी मैंने यही चीज़ ले ली, -4 - 3i -2 + i, जो हमारे पास -4 - 3i माइनस हमारे पास था 2 - i, उसको एक्सपैंड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास इस तरह का। सही है, या एक बार फिर एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा टेस्ट हो गया। अच्छा, जब हम इस स्टेज पे पहुँचे दोनों इक्वेशन की, तो एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया हमारा, डिवीजन वाला। सही है, हम इसको डिवीजन करेंगे। हमने जितना सिंप्लीफाई हो सका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये बन गया। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई किया, और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -5i अपॉन 5, उसको सिंप्लीफाई होकर -i आ गया। इसमें भी हमने यही किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, कॉमन लिया 5, और हमारे पास ये आ गया -1 - i। अच्छा, अब हम ये नोट कर सकते हैं कि हमारे जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो हमें सॉल्व करनी थी, ये वाली, इसके जो है सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास जो दो रूट्स आए -i ये वाला और -1 - i, these are not complex numbers of each other, बल्कि these are not conjugates of each other। सही है, अगर एक -i है तो -i का कॉन्जुगेट होता है +i, क्योंकि इमेजिनरी कॉम्पोनेंट का साइन रिवर्स हो जाता है। -1 - i का कॉन्जुगेट होता -1 + i, लेकिन ना तो हमारे पास ये पैर आया है, ना हमारे पास ये पैर आया है। मतलब हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं, जो कि है -i और दूसरा है -1 - i, दीज बोथ आर नॉट कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल नहीं थे। ठीक है, तो ये वैसे एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल होता है, जिसमें वो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है और वो सॉल्व करने को बोलता है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो स्क्वायरिंग वाला हो गया, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ हमारे पास जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम नीचे गए तो हमारे पास अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया। अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट के नीचे गए तो हमारे पास यहाँ डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया। तो इसमें हर कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। तो मोस्टली ये सवाल अक्सर पेपर में आता रहता है और 7 to 8 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभार। सो इट्स बेटर कि इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। सही है। अच्छा, अब हमने सारा कैलकुलेशंस वाला काम तो कर ही लिया है। हमारे पास अब नीचे जो है आर्गन डायग्राम्स रह गई है।
और बेसिकली सारा ग्राफिंग वाला काम रह गया है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। और फिर एक थर्ड वीडियो में जो है हम पास्ट पेपर सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हमारा ये चैप्टर हम कंप्लीट करके वाइंड अप कर देंगे।